अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 2 दिन बाद वजीर आजम इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और वजीर आजम ने आज तकरीर में इतवार के दिन अदम एतमाद पर वोटिंग का ऐलान भी कर दिया है। आज वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब किया, जो मुमकिन है कि उनका बतौर वजीर आजम कौम से आखिरी खिताब साबित हो। आइंदा 72 घंटे अहम हो गए हैं और आज वजीर आजम ने कौम से बराह रास्त खिताब में खत का जिक्र करते हुए गलती से अमेरिका का नाम ले लिया। फिर ये कहने की कोशिश की कि किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। फिर बताया कि किसी ने उनसे इस्तीफे का कहा और फिर बताया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे और मजीद मजबूत होकर सामने आएंगे। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की ये ऑपोजिशन रखने लगे, तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। वो सिर्फ इमरान खान के लिए कहते कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिज़ल्ट हो। ये मौजूदा आपके मीर जाफ़र और मीर सादिक है। सारी ज़िंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी, आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा। ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ़ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ़ करेगी। इसके अलावा आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। पूरी कौम की नज़रें इस इजलास पर थी और फिर इजलास के बाद एक एलामिया जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि मुशीर कौमी सलामती ने शुरका को पाकिस्तानी सफ़ीर से एक गैर मुल्की आला ओहदेदार की बाज़ाब्ता मुलाकात में होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने गुफ्तगू पर गहरी तशवीश का इजहार किया और गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान को गैर सिफारती करार दिया। कमेटी ने इत्तफाक किया कि ये गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कमेटी ने फैसला किया कि मज़कूरा मुल्क को इस्लामाबाद और उस मुल्क के दारुल हुकूमत में भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये रद्द-ए-अमल सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर दिया जाएगा। कमेटी ने हुकूमत के इस फैसले की तौसीक की कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग के जरिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। यानी सलामिये में ना तो मुल्क का नाम लिया गया, जो बाद में गलती से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ले दिया, ना उस मुल्क की तरफ से किसी धमकी का जिक्र किया गया, ना इस हुकूमत के खिलाफ साजिश का जिक्र किया गया, ना अदम एतमाद के पीछे बैरूनी फंडिंग का जिक्र किया गया और ना ही मुल्क की अपोजिशन क़यादत पर उस इल्ज़ाम का जिक्र किया गया है जो बार बार वज़ीर आज़म दोहरा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले अपनी तकरीर में भी दोहराया है। हुकूमत दावा कर रही है कि 7 मार्च को मुरासला आया, जिसमें धमकियाँ दी गई और तहरीक अदम एतमाद की बात की गई और अब वज़ीर आज़म ने बता दिया कि यह धमकी और तहरीक अदम एतमाद की बात अमेरिका की तरफ से थी। मगर उसके 14 दिन बाद 21 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी एजरा ज़िया ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ से मुलाकातें भी की। 21 मार्च को खुद वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया और लिखा कि अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के साथ तामीरी मुलाकात हुई और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। ये बात बड़ी अहम है कि 7 तारीख को अगर पाकिस्तान के सफ़ीर की तरफ से मरासला आ गया था अमेरिका से, तो 21 तारीख को OIC के इजलास में क्यों अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी को बुलाया गया। फिर इस हवाले से ट्वीट्स किए गए और वज़ीर आज़म ने 27 मार्च तक का इंतज़ार, 16 दिन का इंतज़ार, इनफैक्ट 18 दिन का इंतज़ार क्यों किया और उसके बाद इसका जिक्र अपनी तकरीर में क्यों किया, जब यह वाज़ेह हो गया था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने वाली है। इस हवाले से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जियो न्यूज़ के सवालात पर जवाब देते हुए अदम एतमाद की तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदम एतमाद में अमेरिका के मुलव्विस होने और अदम एतमाद के बारे में धमकियां में इस खत में सदाकत नहीं है। आज चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कहा कि हमें एशिया में सर्द जंग या मुहाजराई दोहराने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। खित्ते के छोटे ममालिक को बड़े ममालिक की सर्द जंग का हिस्सा या उनका आलाकार बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली से
पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, तो उस पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान चीन का हर वक्त का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और दोस्त हमसाया मुल्क है। चीन उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान में तमाम फरीकैन यकजहती बरकरार रख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि क्या पाकिस्तान के सफ़ीर को अमरीकी की तरफ से इस किस्म की बात की गई थी या नहीं की गई थी, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो बात पाकिस्तान में भेजी है उस पर हुकूमत का इतनी देर से रिस्पॉन्स क्यों आया है, और ये सीक्रेट मुरासला था, इसको वज़ीर आज़म ने क्यों बताया है, ये बहस पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की सरजमीन पर अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने सख्त नताइज की भारत को धमकी दे दी है। भारत बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद रूस से तिजारत चाहता है, सस्ते रूसी तेल की खरीदारी चाहता है, मगर अमेरिका ने आज दो टोक अंदाज में वादे कर दिया है कि ऐसा करने के भारत को नताइज होंगे। और ये बात अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के दौरे में की है, भारत में बैठ के की है, और भारत को खबरदार कर दिया है। इस वक्त अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है और वाजे किया है कि रूस के खिलाफ उसकी पाबंदियों की अगर खिलाफवर्जी की गई तो भारत के लिए इसके नताइज होंगे। यूक्रेन के तनाज़े के बाद आज रूसी वज़ीर ख़ारजा भारत में 2 रोज़ा दौरे के लिए पहुंचे हैं, और उनकी आमद से पहले अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने भारत को खबरदार कर दिया है और बयान जारी किया है कि भारत समेत कोई भी मुल्क अगर रूस के सेंट्रल बैंक के साथ मकामी करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन करता है या रकम की अदायगी का ऐसा कोई निज़ाम बनाता है जिससे रूस पर अमेरिका की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो या उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, तो इसके नताइज होंगे। रोजनामा द हिंदू में सुहासनी हैदर की शाया होने वाली खबर के मुताबिक अमरीकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने अवामी सतह पर यह बयान भी दिया कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर है, इसलिए भारत रूस से यह तवक्को ना रखे कि वो भारत की उस वक्त मदद के लिए आएगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले से ज्यादा दरअंदाजी होगी। वो मुमालिक जो फाल तरीके से हमारी रूस पर पाबंदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें तो इसके नताइज होंगे। अमरीकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मजीद कहा कि हम तमाम मुमालिक से मुताल्लिक पुरअज़म हैं, बिलखुसूस अपने इत्तेहादियों और पार्टनर से, कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म तश्कील नहीं दिया जाएगा जो रूसी करेंसी को गिरने से बचाएगा, या कोई भी ऐसे इकदाम नहीं लिए जाएंगे जो डॉलर बेस्ड माली निज़ाम को मजरूह करेंगे। खबर के मुताबिक इस हफ्ते रूस के मरकजी बैंक ऑफ रशिया के हुक्काम की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हुक्काम से मुतबादिल पेमेंट मैकेनिज्म और बैंक्स के जरिए अदायगी के ऐसे निज़ाम से मुतालिक मुशावरत हुई जो आलमी पाबंदियों से महफूज हो। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया था कि एक खुसूसी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है जिसकी सरबराही वज़ारत ख़ज़ाना कर रही है, और उसे यह टास्क दिया गया है कि वो रूस के साथ होने वाली दरामदाद और बरामदाद से मुतालिक अदायगियों के जो मसाइल पाबंदियों की वजह से पैदा हुए उनका हल निकाले। खबर के मुताबिक जो बातें अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने की हैं वैसे ही बयानात यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के हुक्काम ने भी रवा हफ्ते दिल्ली में दिए हैं और कहा है कि भारत मगरबी पाबंदियों का मुआशी फायदा ना उठाए और ना ही जंग के दौरान इन पाबंदियों का असर कम करने की कोशिश करे। जबकि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इसी किस्म के पैगाम के साथ आज भारत पहुंचे हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल भारत में भी हो रही है। भारत को सख्त पैगाम अमेरिका की तरफ से आया है, यूरोपीय ममालिक की तरफ से आ रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएँ, उसके ऊपर पाबंदियों का फ़ायदा ना उठाया जाए। मगर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में इस सारे मामले को अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से जोड़ दिया है और अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो इस वक्त अमरीकी एजेंडे पर उनको हटाना चाहते हैं, पैसा चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, आखिरी मुंतखब वज़ीर आज़म थे, वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, अब स्लिप ऑफ टंग था मगर अमेरिका का नाम भी ले दिया, आप लोग अमेरिका के एजेंडे पर ये सारा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में ये सारी की सारी स्कीम बनाई है, पैसा भी वहीं का चल रहा है और आप उनकी हुकूमत गिरा रहे हैं। देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिसके ख़िलाफ़ आज अदम एतमाद का इजहार पार्लियामान में हो चुका है, वो आज मुल्क के मामलात को दाव पर लगाने के लिए तैयार है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि आपके बदतरीन दुश्मन भी आपको वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते जो आज हमारे वज़ीर आज़म ने हमें पहुँचाया है। लोग आप पर क्या एतमाद करेंगे कि आप बग़ैर किसी सबूत के वो बात कर रहे हैं जिसका ना कोई वजूद है, ना उसका कोई मकसद है बात करने का, ना उसके अंदर कोई सदाकत है, और ये बातें आप टीवी पर किए जा रहे हैं, तकरीरों में किए जा रहे हैं, और बात जो है, इस बात का बतंगड़ जो है वो एक मरासला जो हमारे सफ़ीर ने हमें लिखा है उसकी बुनियाद पर है। मुझे ये बताएं कि उस सफ़ीर ने लिखा है कि इसमें अपोजिशन मुलव्वस है। ये वज़ीर आज़म साहब को
दिमागी मायने की ज़रूरत है। आज वो अपनी परेशानी और बौखलाहट में हर किस्म का नुकसान मुल्क को पहुँचाने को तैयार हैं। ये अफसोस मुझे होता है कि जब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस हद तक गिर जाए कि उसको इस बात की परवाह भी ना हो कि मेरे मुल्क के अवाम का क्या होगा। इनके तो 2-3 दिन बाकी हैं। ये बड़ी वाज़े आज असम्बली में हो चुका है। आज ज़रूरत ये थी कि ये अपनी जो कारकर्दगी उसका जिक्र करते कि उन्होंने इस मुल्क के अवाम को क्या दिया है। देने का जो है वो आपके सामने है। मुल्क की मईशत तबाह है, मगर लोग भाई साहब, बेरोजगार हैं। मैं अगर उनकी कारकर्दगी से पहले अभी जो बयानी इन्होंने बनाया है, अब देखिए ना, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, उन्होंने भी इस पर तशवीश का तो इजहार किया है, डिप्लोमेटिकली इसके जवाब देने की भी बात की है। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान से अमेरिका को क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे। आप लोग क्यों बेहतर है उनसे ये जो बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब के ज़माने में पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठती है, वो एक हमारे सफ़ीर का मरासला जो उसने 3 हफ्ते पहले भेजा था उसको कंसिडर करती है कि 3 हफ्ते का अरसा क्यों गुज़रा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि उसके बाद आप ये फ़ैसला करते हैं कि हम एक डीमार्श उनको भेजेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक ख़त होता है जिसमें आप ये कहते हैं कि हमने ये बात सुनी है, ये बात हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ है, ये हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, इसकी आप वज़ाहत करें और ऐसी बात आइंदा नहीं होनी चाहिए। ये कम तरीन फ़ैसला होता है डिप्लोमेटिक चैनल्स में। इसके बाद आप सफ़ीर को बुला के भी कह सकते हैं, इसके बाद आप सफ़ीर को घर भेज सकते हैं, आप ताल्लुकात तोड़ सकते हैं। हमारी आज हालत ये है हमारे मुल्क की कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये भी कहने से कासिर है कि ये कौन से मुल्क ने हमें ये ख़त या ये बातें हमसे की हैं जिसको हम डीमार्श भेजेंगे। ये भी हम कहने से काफिर, हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम ये भी कहने से कासिर हैं। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर में उस मुल्क का जिक्र भी कर दिया, और मैं ये बात कबूल नहीं करता कि गलती से किया है, ये जानबूझकर किया है, ये उनकी खेल है। वो इस मुल्क को एक खेल समझते हैं, इस मुल्क के मामलात को। और अब ये सब के सामने वजाहत करें कि क्या अमेरिका ने कौन सी हमें थ्रेट दी है, अमेरिका ने क्या कहा है, और क्यों 3 हफ्ते वो इस थ्रेट को लेकर बैठे रहे और आज तक उसका नाम ना ले सके। जलसे में भी जाकर ख़त लहराए, पार्लिमान में आते ना, पार्लिमान में क्यों नहीं आए, वहाँ आके कहते कि हमें अमेरिका ने ये थ्रेट दी है। भाई साहब आज आ रहे थे ना पार्लिमान में, सब उनके साथ होते। आप लोग कह रहे थे कि पार्लिमान में लेकर आए, अगर आप दिखाएंगे तो आपके साथ होंगे। आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी रहनुमाओं के का इजलास बुलाया स्पीकर साहब ने, गए नहीं ना। शहबाज शरीफ साहब गए, आप लोग गए, पीपल्स पार्टी गई, कोई भी नहीं गया। जी, इस मामले का स्पीकर साहब से काम नहीं, हम खत देखने नहीं जा रहे। मुल्क का जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसकी जगह पार्लिमान होती है, उसको वहाँ आना चाहिए, वो ख़त वहाँ दिखाए, वो बताए कि उस ख़त के अंदर क्या लिखा है, वो बताए कि वो क्या उसका रिस्पांस है, वो बताए कि किस मुल्क ने हमें ये बात कही है। स्पीकर साहब तो वो आदमी हैं जिनको ना पार्लिमानी अदाब का पता है, ना उन्होंने कभी पार्लिमान को चलने दिया है। हमारा उन पर कोई एतमाद नहीं है। तो कल को वज़ीर आज़म इमरान खान का बैठना पसंद नहीं करते। अगर इमरान खान साहब कहे मैं खुद आ रहा हूँ पार्लियामेंट में और इस पर ब्रीफिंग होगा तो आप जाएंगे? पार्लियामान के अंदर आए, पार्लियामान के अंदर आए, आकर बात करें, हम वहीं बैठे होते हैं। अब तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे ही नहीं है क्योंकि एतमाद खो चुके हैं। उसके बावजूद आकर ज़रा बताइए ना पार्लियामान को कि उस खत में क्या लिखा है, किसने खत दिया है उनको, उस खत में क्या बातें लिखी हैं। अब भाई साहब वो जलसे में तकरीर कर सकते हैं, वो जलसे में तकरीर कर सकते हैं, वो सहाफ़ियों को बुलाकर दिखा सकते हैं, वो और लोगों को दिखा सकते हैं, वो चीफ जस्टिस के पास जाना चाहते हैं, लेकिन वो पार्लियामान नहीं आएंगे। तो सियासत का वजूद, हुकूमत का वजूद पार्लियामान से होता है। आज तक आप ये चौथा हफ्ता हो गया है, आज 31 तारीख है, 7 तारीख का ये ख़त उनके बकौल आया है और आज 24 दिन के बाद पार्लियामान में नहीं ला सके। ये सारा मामला ही बदनीयती पर मबनी नज़र आता है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए
अपोजिशन पर जब कोई और इल्ज़ाम नहीं रहा तो अब ये इल्ज़ाम शुरू कर दिए हैं। तो भाई साहब, अगर ये आप जिसको आप सस्ती शोहरत कह रहे हैं, ज़ाहिर है जो नारा है उनका कि मेरे खिलाफ साम्राज्य साजिश कर रहा था, ये सारे के सारे मामलात थे क्योंकि मैं मुल्क को खुद मुख्तार कर रहा था, ये नारा उनके जो वोटर्स हैं उन्हें तो अपील करेगा, और इसी नारे की बुनियाद पर वो आपके जो इस वक्त इत्तेहादी साथ आके खड़े हो गए हैं या इनके मुनहरिफ अराकीन हैं उनको अपील कर रहे हैं कि आप मत साथ दें, आप नस्लों तक पछताएंगे और आपको ताने पड़ेंगे इस बात के। ये वही मुल्क है, नवाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया के धमकियों को, लालच को रिजेक्ट किया था और इसको एटमी ताकत बनाया था। पूरी दुनिया, आज इमरान खान की हालत ये है, उसकी हुकूमत की हालत ये है कि वो उस मुल्क का नाम भी नहीं ले सकते जिसने उनके सफ़ीर को किसी मीटिंग में कोई बात कही है। ये खुद मुख्तारी होती है कि जब आप उस मुल्क का नाम भी ना ले सकें, और अगर आप जानबूझकर या गलती में नाम ले लें तकरीर में तो उस नाम को विड्रॉ में दूसरा मुल्क कहना शुरू कर दें, ये खुद मुख्तारी होती है। खुद मुख्तारी तो ये होती है कि अगर हमें धमकी आई है, सफारती ताल्लुकात तोड़ दें, अपना सफ़ीर वापस बुला लें, उनके सफ़ीर को घर भेज दें। ये ताकत सिर्फ पार्लिमान देगा आपको, ये ताकत और कोई नहीं दे सकता। खुद मुख्तारी पार्लिमान से आती है। जिस पार्लिमान को आपने हमेशा गालियाँ दी हों और धमकियाँ दी हों, और जो पार्लिमान जिसमें आप आज अक्सरियत खो चुके हैं, और हमारा ये आपसे वादा है कि शहबाज शरीफ साहब अगले हफ्ते जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो इंशाअल्लाह इस मामले को जो सही तरीका है, किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं, किसी सस्ती शोहरत के लिए नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के वक़ार के लिए इंशाअल्लाह इस मामले को अवाम के भी सामने लाएंगे। और जो मुल्क भी है, अगर अमेरिका है तो अमेरिका से भी बात करेंगे। हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें ये बातें कबूल नहीं हैं। भाई साहब, फिर मुझे ये बताइएगा कि जो इस्तीफ़े की बात उन्होंने की कि मुझे किसी ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो मगर मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, क्या ये दुरुस्त है कि जो मुल्क के अस्करी क़यादत है उसने आप लोगों से भी कल रब्ता किया है और आप तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं और अर्ली इलेक्शन कॉल करने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग पहले विड्रॉ कर लें, मगर आप लोगों ने इस बात को मुस्तरद कर दिया, कि ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये बहुत सी बातें होती रहती हैं। आज इमरान खान साहब हर किस्म के हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बड़ी वाज़ेह है कि आज मुल्क में अदम एतमाद का अमल चल रहा है और एक वाज़ेह अक्सरियत आज अपोजिशन के साथ है, और वो अक्सरियत हुकूमत के बेंचों से आई है। वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जो आज हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि इमरान खान ने जो हशर इस मुल्क का किया है, इसकी अवाम का किया है, ये बोझ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब आप अक्सरियत खो चुके हों, फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप जो आपने ये तमाशे लगाए हुए हैं, हर रोज़ तकरीर करते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हर किस्म का कार्ड इमरान खान खेल चुका है। ये कार्ड अब नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस आदमी को घर भेजेंगे, और ये इंशाअल्लाह इतवार को वोटिंग हुई या पीर को वोटिंग हुई, इमरान खान घर जाएगा और पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लेंगे। भाई साहब, मेरे साथ रहिएगा, मुझे दो अहम सियासी सवाल आपसे करने हैं, मगर मैं अमेरिका वाले मामले पर साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा का भी मौक़िफ़ मालूम करना चाह रहा हूँ। खर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने सुना वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह किया कि जो धमकी आई है वो अमेरिका का नाम ले गए, स्लिप ऑफ टंग हो गया, फिर उन्होंने कहा कोई और मुल्क है, मगर वाज़ेह कर दिया उन्होंने धमकी के हवाले से। क्या कहिएगा आप, क्योंकि वो एक साजिश का जिक्र कर रहे हैं, मुल्क की जो इकनॉमिक सोवरेंटी है और फिर जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हैं और उनको गिराने के पीछे एक साजिश की बात कर रहे हैं? कि मैं ये कहूँगी कि ये जो सारा लाइन ऑफ डिल्यूजनल थिंकिंग है और एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, और कई थोड़े से एबनॉर्मल लेकिन यकीनन अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के आपको पाकिस्तान के अगर आप डिप्लोमेटिक केबल जाना शुरू करें तो हर किस्म की लैंग्वेज डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल की जाती है एक मुल्क को मैसेज भेजने के लिए। हम भी हर किस्म की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ यहाँ से देख लें कि इन्होंने शुरू किया ये कहने से कि एक दूसरे मुल्क का लेटर है जो कि कहा गया, पहले फिर कहा गया कि नहीं जी वो एक लेटर है, फिर कहा गया नहीं वो इंटरनल, पता चलता है वो तो इंटरनल डिप्लोमेटिक केबल है जो हमारे ही सफीर ने एक मीटिंग की डिटेल्स भेजी हुई हैं। और कई मीटिंग्स में कभी कभी बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, और ये कहना कि जी इस हुकूमत के साथ भी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क, मेरे नजर में ये बिल्कुल भी अनप्रेसिडेंटेड है। जो अनप्रेसिडेंटेड है, एंड आई वांट टू से दिस विद फुल अथॉरिटी,
वो ये है कि एक वजीर आजम का इस तरह की चीज जो कि नॉर्मली आप यूथ में होते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने देखी होती हैं, सुनी होती हैं और बर्दाश्त की होती हैं, और आपको कभी भी पाकिस्तान की साख के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए कभी किसी मुल्क का नाम आप बीच में नहीं लाएंगे। आप वो पी जाते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, उनको बुला के डिप्लोमेटिक डिमार्च दे देंगे सफीर को, लेकिन आप उसको पब्लिक रैलीज का हिस्सा और अपनी पॉलिटिकल टूल का हिस्सा कभी नहीं बनाते। सो आई थिंक इससे जो मुझे बहुत दुख इस बात का भी है कि आज के बाद तमाम डिप्लोमेटिक कोर में और जब भी पाकिस्तान के साथ कोई इंगेज करेगा वो इस नॉलेज के साथ करेगा कि जी इनके वजीर आजम अक्सर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा तो फॉरेन ऑफिस का एक वो प्रोफेशनल इंसान जो भी उनका अगर नाम नहीं लिया गया वो जो कि बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है, उन्होंने अगर एक केबल में कुछ लिखा, ही इज आल्सो बीइंग पॉलिटिसाइज्ड नाउ। सो यू नो एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स ये अनप्रेसिडेंटेड इस चीज के लिए है क्योंकि कभी किसी और हुकूमत ने डिप्लोमेसी के ऊपर इतनी बड़ी सियासत नहीं खेली। और ये जो दूसरा इन्होंने मामला ईयू एम्बेसडर्स का उठाया था कि जी हमारे खिलाफ, ये सब कुछ किया जा रहा है एक पॉलिटिकल टूल के जरिए ताकि अपने लिए हमदर्दी आए, वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। हमारा सफीर जहां पे भी बैठा हो, बेशक वो ब्रसेल्स में बैठा हो, बेशक वो वाशिंगटन डीसी में बैठा हो, बेशक वो दिल्ली में बैठा हो, वो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लिखता है। वो कश्मीर की पॉलिसी के बारे में उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लिखता है कि जी आप यूएन में वोट हो रहा है, आपने क्यों नहीं वोट किया, आपको हमें वोट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉज, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये वो जब ये लिखता है तो वो उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है बिकॉज दैट इज हिज जॉब टू डू। तो आप समझें कि आप अवाम को इतना सिर्फ देखें, अवाम को मगर खर साहब क्या करते हैं अगर वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो फिर मुल्क के लिए कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होंगे, कामयाब हो गई तो कुछ और होंगे, यानी उनकी हुकूमत के ऊपर ही अटैक, क्या करना चाहिए था उन्हें? और क्या आपके एक्सपीरियंस में इस किस्म की केबल्स आती रहती थी और इसका कोई और तरीका होता है रिस्पॉन्स करने का? देखिए मेरे नज़र में ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है कि अब उन्होंने तो अपने स्पीच में ये भी कहा ना जी इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का कैसे पता चला, जिनको भी अमरीका को कैसे पता चला। भाई पाकिस्तान में जब पिछले 2 महीने से और कोई बात नहीं हो रही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में, तो उनके जो यहाँ पे सफारत खाने में लोग बैठे हैं वो तो रोज केबल्स भेज रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, वजीर आजम ये कह रहे हैं, वो अब जलसों में ये कह रहे हैं। इट इज देयर जॉब टू नो, ऑफ कोर्स द होल वर्ल्ड नोज। लेकिन जो असम्पशन है ना कि पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ रिजीम चेंज करने में, ये डिल्यूजनल असेसमेंट है। और ये एक ऐसी असेसमेंट है जो ये नहीं रिकग्नाइज करती कि एक जमाने में यकीनन वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की बहुत शदीद हद तक इंटरेस्टेड होते थे और होते रहे हैं। बट वो उस वक्त तक जब तक वॉर थिएटर यहाँ रहा है, वो उस वक्त जब तक सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान थी, वो उस वक्त जब तक अफगानिस्तान में उनका एक पूरा सिलसिला चल रहा था। और फिर देखिए हम कितने फैक्ट चेक करें ना, फिर ये कहना कि ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ और कोई नहीं रहा। आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, आपकी मार्शल बल्कि अगर हमारे सफीर को मिलते थे वो ये मिलते थे कि आप लोग लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्श इस्तेमाल करते हैं, वो उस पर भी हमने सुनना पड़ता था। और हर जगह पे हमने तो बल्कि यूएन के स्पेशल ऑनवॉय बेन एमरसन को बुलाया और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अगेंस्ट द यूएस। हमने सलाला के बाद जो किया, लेकिन वो अपनी सियासत के लिए नहीं किया, रूट्स बंद करने पड़े, वो इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के हक में था और उसके ऊपर कभी सियासत नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा हक नहीं। ये आप पाकिस्तान की साख को डैमेज करते हैं। जब आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सियासत खेलते हैं तो आप पाकिस्तान की फ्यूचर मैन्यूवरेबिलिटी इन द डिप्लोमेटिक अरीना को करते हैं। आप पाकिस्तान की बहुत शुक्रिया नबारी खर साहब हमारे साथ मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान नबाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उनसे कुछ अहम सवालात हैं जो कि पैदा हो रहे हैं इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ के हवाले से। भाई सबसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान नबाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। भाई साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म अगर ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा तो वो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया जाए, तो कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो आखिरी बॉल तक लड़ना चाहते हैं। वो आखिरी बॉल क्या बीच में पड़े हैं, कुछ इदारे बीच में पड़े हैं और आपको लगता है कि वज़ीर आज़म आखिर तक मनूवर कर सकते हैं चीज़ को कि अर्ली इलेक्शन मिल जाए और आप लोग पीछे हट जाए? वज़ीर आज़म अभी तक क्रिकेट ही खेल रहे हैं। ये मुल्क का आइन है और बड़ा वाज़ेह है।
अगर उनके पास 172 लोग नहीं हैं तो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते। आज 173 अफराद ने असम्बली में खड़े होकर असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक 173 अफराद ने उनकी मुखालफत की है। अदम एतमाद हो चुका है, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है। इस्तीफ़ा बिल्कुल वो ना दें, इस्तीफ़ा देना उनका हक़ है, दे सकते हैं, ना दें ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जब भी वोट हुआ अतवार को या पीर को उनको घर जाना होगा। मतलब मगर वोट तक आप लोग मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे अपने पास इतने सारे लोगों को, या फिर ये कहीं इधर उधर हो सकते हैं? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला मौका है कि सारे मेंबरान अपने घरों में हैं, वो कायम हैं, इसलिए कि किसी को कोई लालच के बगैर अपने ज़मीर पर आज हर शख्स ये कहता है कि मैं इसको अपना एक फरीज़ा समझता हूँ कि इस वज़ीर-ए-आज़म से और इस हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलवाऊँ। आज एक खुशी का समा है, एक शुक्र का समा है कि हम इस हुकूमत को घर भेजने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह करम करेगा और इंशाअल्लाह एक भरपूर फतह आप जमहूरियत की मुल्क के अंदर देखेंगे। अब ऐसा इतलात आई कि परवेज़ इलाही साहब के साथ को दोबारा अप्रोच किया गया है कि कोई एक नया सिस्टम उनके साथ बन सके, बजाय इसके कि वो हुकूमत की तरफ ही रहे। क्या पंजाब के लिए सोचा है आप लोगों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने अपना फ़ैसला कर लिया है और हम अब वहाँ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी इंशाअल्लाह जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई, वहाँ पर हमारा उम्मीदवार इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में होगा। और परवेज़ इलाही साहब मुलाकातें कर रहे हैं, आज छीना ग्रुप से भी की, ज़ाहिर अलीम खान ग्रुप ने तो साफ कह दिया है, मगर ये भी दावा है कि आप लोगों के अपने कुछ MPs भी उनके साथ मिलेंगे। तो अगर बुज़दार साहब जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब खड़े होते हैं इलेक्शन में, आप लोग मुकाबला कर पाएंगे उनका? जी बिल्कुल कर पाएंगे जी, इंशाअल्लाह पंजाब में हमारी सबसे बड़ी जमात है और आप देखेंगे ये दावे बहुत से पहले वफाक में भी किए गए थे कि इतने मेंबरान हमारे साथ हैं। आज आप देख लें कि 173 मौजूद थे, 4 लोग पहुँचे नहीं थे, 177 अफराद आज भी जो हैं हमारे साथ कौमी असम्बली में हैं, और इसमें जो लोग PTI छोड़कर आ रहे हैं वो शामिल नहीं हैं। उनको शामिल करें तो ये तादाद 200 के करीब चली जाती है। मगर भाई साहब, जैसे ही अगर अगले 72 घंटे में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते तो गालिबन वो 73वें 74वें घंटे से आपके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देंगे। वो आज भी कह रहे थे कि आपको लगता है मैं चुप करके बैठ जाऊंगा तो किसी खुशफहमी में ना रहे। आप हुकूमत चला कैसे पाएंगे? और ये एक बड़ा मजबूत बयानिया कि जी मुझे अमेरिका ने निकलवाया और ख़ुद मुख्तारी की मैं बात करता था इसलिए निकलवाया, इसका कैसे मुकाबला करेंगे? झूठ का मुकाबला करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सच हमेशा गालिब होता है। और बात आज मुल्क की है, मुल्क को इस्तेहकाम देने की है, मुल्क को ख़ुद मुख्तार बनाने की है। मुल्क अल्फाज से ख़ुद मुख्तार नहीं होते, अमल से ख़ुद मुख्तार बनते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर मरहले पर ये साबित किया है कि हमने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत किया है। इमरान खान ने जिस हद तक मुल्क को कमज़ोर कर दिया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। और ये हमारी बदनसीबी है कि एक इलेक्शन चोरी हुआ जिसमें ऐसा शख्स मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मगर भाई साहब, इस वक्त मुल्क को हर हाल में ये हुकूमत अगर सर्वाइव कर भी जाए इमरान खान साहब और ना भी करें, तब भी एक नए इलेक्शन और नए मैंडेट की ज़रूरत नहीं है। जितने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, चाहे खारजा पॉलिसी की सूरत में हो या फिर मुआशी पॉलिसी की सूरत में हो, एक नए मैंडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो अभी तक ये नहीं डिसाइडेड कि कितने अरसे नई हुकूमत चलेगी। देखिए, ये फैसला अपोजिशन करेगी कितना अरसा हुकूमत चलेगी, हालात को देख कर। मैंडेट बिल्कुल नया मैंडेट एक बेहतर रास्ता है, लेकिन हालात को देखकर अपोजिशन फैसला कर लेगी। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो कुछ इमरान खान कर रहा था उससे बहुत बेहतर मुल्क के लिए काम किया जाएगा और मुल्क के मसाइल को हल कर किया जाएगा। अब तो इस वक्त तो कोई उम्मीद नहीं है कि मुल्क के मसाइल को, मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश इमरान खान या उसकी हुकूमत कर रही हो। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। MQM के हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MQM जैसे गई है वो वैसे ही वापस भी आ जाएगी। आज के खिताब के बाद क्या कुछ MQM के तासुरात बदले हैं? हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सब आपके कुछ ख्यालात बदले हैं? वज़ीर-ए-आज़म बड़े पुरअतमाद थे कि MQM जैसे गई है वापस भी आ जाएगी, क्या कुछ ख्यालात बदले? मिशा साहब, पहली बात तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के इन ख्यालात का तो मुझे अभी आपसे ही पता चल रहा है, लेकिन आज का जो खिताब था उसमें 2 तरह से फिक्रमंदी की चीज है। पहली फिक्रमंदी की चीज तो ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये बता रहे हैं
कि किसी मगरबी मुल्क से या किसी आलमी ताकत से पाकिस्तान को इस तरह की बात आई है, तो ये हमारे लिए भी बड़ी इंटरनल एक सोल सर्चिंग की जरूरत है कि आया ऐसे वक्त में ये वक्त आया ही क्यों है। हमें क्या ऐसे मामलात के ऊपर एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन और डायलॉग नहीं करना चाहिए, हाँ वो मईशत हो, वो खारजा पॉलिसी हो, बजाय इसके कि जो हुकूमत में है वो मुहिब्बे वतन है और जो हुकूमत में नहीं है वो गद्दारे वतन है। ये सिलसिला मेरे ख्याल में तर्क करने के लिए पाकिस्तान को वाकईतन नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस की नहीं, नेशनल रिकन्सिलिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम ये समझते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात जो परेशान कुन है वो वजीर आजम साहब ने जो आखिर में कहा ना कि जो वोट डालने जाएंगे उनके खिलाफ उनके साथ जो होगा। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी इत्तेहादी जमात थी, बाय चॉइस, अपनी चॉइस से हमने उनके इत्तेहाद से हम निकले हैं। हमने ना ये कहा कि वजीर आजम साहब को कोई बुरा भला, ना हमारा इरादा है। हमारी लीडरशिप कह रही है इमरान खान साहब बहुत बेहतर आदमी है पाकिस्तान की सियासत में, तहरीक इंसाफ के साथ हमारा सबसे अच्छा वक्त गुजरा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जो रवैया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक दूसरी सियासी जमात एमक्यूएम के खिलाफ अपनाया है, जिस तरह वो धमका रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, और फिर अगर वजीर आजम साहब भी ये कहेंगे कि उस रोज अगर किसी ने कि ऐसा होगा तो ये मुनासिब नहीं है, कोई घेराव करेगा अगर पीटीआई का कारकुन, तो एमक्यूएम का कारकुन तो गर्मी में खराब होने वाला है नहीं ना, तो फिर वो भी घेराव करेगा किसी ना किसी का। अगर कराची से आज एमक्यूएम के 4 एमएनएज हैं तो पीटीआई के फिर 14 एमएनएज के घर हैं वहां पर ना, ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है। वजीर आजम साहब को मेरे ख्याल में ये वाली बात करनी चाहिए कि देखिए हर सियासी जमात का अपना मंशूर है। हम पीटीआई के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद हम दोनों इत्तेहादी बने। ये भी गुंजाइश मौजूद है कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में दोबारा एक साथ खड़े हो जाएं। क्यों हम इस तरह की मखासमतें पैदा करें कि हमारे लिए आपस में बैठने की भी गुंजाइश ना हो। हम आलमी सतह पे भी हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए एक, और साथ ही साथ हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे भी आइसोलेशन से गुरेज करना चाहिए। वैसे मगर क्योंकि अब ज़ाहिर है आप वज़ीर आज़म को हटाने की जो तहरीक है उसका हिस्सा है, मगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं ये सारी बैरूनी फंडेड है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। आप ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान हैं और इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं जो अपोजिशन के साथ हुए हैं, आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है जिसमें आप साथ दे रहे हैं? देखिए मैं इस जो मरासला है इसको रिजेक्ट कतन नहीं कर रहा, हमारी जमात इसको कतन रिजेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उसको जिस तरीके से सोचा जा रहा है, परसीव किया जा रहा है, उसमें डिबेट के बहुत ज्यादा पहलू हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह की जबान दूसरी तरफ से इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन अफराद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हों और बाकी जिनके आबा अजदाद ने मुल्क बनाया, जिनके बड़ों ने इस मुल्क के जो सूबे हिस्सा बने, वहां के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, वो सब के सब तो पाकिस्तान के गद्दार नहीं हो सकते ना। आपका नुक्ते नजर है, वेंटेज पॉइंट है आपका चीजों को देखने का, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि हम ये नहीं कह रहे कि हम वजीर आजम को हटाने के लिए तहरीक एतमाद का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फिलफौर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है उसके लिए इस वक्त रिजीम चेंज जरूरी हो गया है। नो डिसरिस्पेक्ट टू इमरान खान साहब, लेकिन बहरहाल मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी सफर कर रही है, आम आदमी सफर कर रहा है, वो मजीद करेगा अगर हम सियासी फ्रंट के ऊपर हमने इस हीट को कम नहीं किया। और लगता नहीं है कि जो इमरान खान साहब का मूड है और पीटीआई का, ये हीट को कम होगी जब तक वो मौजूद हैं। तो इसलिए बेहतर यही है, और मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पहले बात किया करते थे एमके पाकिस्तान उसके कायल है कि जल्द इलेक्शंस हो, अगर कोई इस्लाहात भी करनी है तो जल्द से जल्द करें, नया मैंडेट लें, जिसको अवाम चुने वो आके पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करें। तो समय साहब कितनी जल्दी हो, इस पे बात तो हुई होगी ना कि ये कितनी, क्योंकि जाहिर है जो आप कह रहे हैं अदम इस्तेहकाम है, मईशत मुश्किल का शिकार है, तो उसके लिए जल्दी इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये ख़त्म हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं चुप तो नहीं बैठूंगा, तो जो भी नई हुकूमत बनेगी वो आसानी से तो नहीं चल रही होगी, मैंडेट भी नहीं होगा उसके पास उस तरीके से, तो कितनी जल्दी हो? देखिए हमारी तो सोच यही है कि जितना जल्द हो जाए उतना ही बेहतर होगा। वजह यह है कि देखिए अदम इस्तेहकाम तो आएगा ना, यानी अभी डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है,
फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला होगा, और अगर नई हुकूमत आती है वो हलफ लेंगे, अगर वो काबीना बनाएंगे उसके बाद कितने अरसे तक चलाएंगे, फिर वो एक आइन के तहत एक निगरान हुकूमत का पीरियड है। इतनी लंबा अदम इस्तेहकाम हम ये समझते हैं कि सियासत तो एक तरफ मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को आज वो जो भी पोजीशन ले रहे हों, मैं समझता हूं कि ग्रैंड रिकन्सिलिएशन फिर करनी चाहिए पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उसके बाद सब बैठें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, सब मिलकर बैठें, बात करें। भाई ये हमारा मुल्क है, हम नेशनल असेंबली में सेनेट में बैठकर अपने आप को देहात के शहर के गरीब आम आदमी के मसले से अलहदा करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हमारे जो उसूल हैं। फैसल सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोस्तों आपने सुनी है, सबसे जुड़ा एक अहम मामला है जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज बातें की हैं, उसको भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने खिताब में मुल्क का नाम भी ले दिया है, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज भी आ गई है। कल भी इस पर बहुत अहम तबसरा किया था साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब ने, इस वक्त हमारे साथ दोबारा मौजूद। भाई साहब बहुत शुक्रिया, कल जब आपसे बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी, आज वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब कर दिया, वो स्लिप ऑफ टंग था नहीं था, उन्होंने अमेरिका का नाम ले दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी आया कि जी प्रोटेस्ट किया जाएगा डिप्लोमेटिकली, मगर उसमें ज़ाहिर है किसी साजिश का जिक्र नहीं है, नो कॉन्फिडेंस के एक साजिश के तहत होने का जिक्र नहीं है, फंडिंग का जिक्र नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को, अब जबकि मज़ीद मालूमात सामने आई हैं? मुझे तो बहुत खुशी है शाहजेब कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया और वहाँ पर डिस्कस हुआ, क्योंकि जो उसके बाद प्रेस रिलीज़ वहाँ पे आया उसमें बड़े मुनासिब अंदाज के साथ इस बात को उठाया गया, और एक डिप्लोमेटिक डिमार्श करना किसी मुल्क का भी हक़ है और वो हर सतह पे होता रहता है। वहाँ पे मुझे सैनिटी नज़र आई, और मेरा ख्याल था कि जब वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करेंगे तो उस प्रेस रिलीज़ में और उनके खिताब में कुछ मुताबिकत तो होगी, लेकिन प्रेस रिलीज़ बड़ा एनोडाइन, बड़ा टू द पॉइंट, और क्योंकि वहाँ पे कुछ और इदारों के लोग भी मौजूद थे तो आई बिलीव कि सैनिटी प्रीवेल देयर। लेकिन जो तकरीर थी ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल तकरीर थी, और इस तरह हमने कल भी जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर को अब मालूम है क्या होने जा रहा है, तो उनकी नज़रें अब आइंदा इलेक्शंस ही पे हैं, और वो ऑब्वियसली उनकी एक पॉपुलर तो हैं, तो उन्होंने अब एक नैरेटिव तो बिल्ड करना है। लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, आई एम ग्लैड कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस नैरेटिव को उस तरह एडॉप्ट नहीं किया या उसको नहीं लिया, और उन्होंने चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लाकर आगे पेश किया। वो एक ऑफिशियल की बात भी हो रही है, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात नहीं कर रहे। ऑफिशियल से इस किस्म की गलतियां भी हो जाती हैं, फोपा भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे सफ़ीर को बुला के कह देंगे कि जी आपके ऑफिशियल ने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो आइंदा आप ज़रा ख्याल रखें। तो बस ठीक है, इस हद तक तो बड़ी मुनासिब बात हो गई है मेरे ख्याल में। और वो जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होने की बड़ी उसमें चांसेस रहते हैं इस किस्म की चीज़ों में, तो आई एम ग्लैड कि ये जो मैसेज है जहाँ जिस मुल्क को हम देना चाहते हैं उनको मैसेज सही मिल गया है कि हम बतौर सिक्योरिटी जी बतौर सफ़ीर आप मुझे बताइएगा कि हीरा रब्बानी खर साहबा कह रही थी कि हर किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, मगर उसका डिप्लोमेटिकली हम भी उसी तरीके से जवाब देना, हम खुद भी मुख्तलिफ ममालिक को इस किस्म के सख्त लैंग्वेज, सॉफ्ट लैंग्वेज, ये सब चलता रहता है। कभी इस तरह होता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर इस चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और इससे जो पाकिस्तान के बाहर एम्बेसडर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मामला मुश्किल हो सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं ये इसके ये ख़तरात हो सकते हैं? देखिए मैं तो कल भी आपसे ही डिस्कस कर रहा था कि इसके रिपरकशंस हैं, क्योंकि देखिए हर मुल्क चाहता है कि दूसरे मुल्क में पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में हो, वहाँ पे रिलेशंस एक्सटेंड हो। हर मुल्क यही चाहता है। अगर हुकूमत खुद ही किसी एक मुल्क के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को उसके खिलाफ कर रही है तो उस हुकूमत की क्या फीलिंग होगी। डिप्लोमेसी इस तरह चलती नहीं है। और फिर अमेरिका, हम एक मुल्क है, हमें थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारे उनसे लाख डिफरेंसेस पहले भी थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, टेररिज्म पे, आज भी हैं और कल भी होंगे, क्योंकि हमारे चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ताल्लुकात को बिल्कुल तोड़कर ख़राब करके बैठ जाएं। सफारतकारी इस तरह नहीं होती। आपको अपने रिलेशंस में, अपने मक़ामी मफादात में फ़ैसले करने पड़ते हैं। और मुझे खुशी है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अच्छा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आई है, क्योंकि वहाँ पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर हो गया है। वो एक डिप्लोमेटिक डिमार्श के बाद और कोई बात नहीं होगी और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बस आपकी राय अपने सुनी साबिक सफ़ीर की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।